नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। तो कैसे हैं क्रांतिकारियों, क्या हाल-चाल है? बच्चों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 सिंचाई की विधियाँ व जल निकास। हमारा अध्याय 4 है कृषि विज्ञान कक्षा 10। कृषि विज्ञान कक्षा 10 की जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अन्यथा आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारे वीडियो में हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। हम क्लास जब अपलोड करेंगे या लाइव लेने वाले होंगे आपके पास पहुंच जाएगी। कृषि विज्ञान कक्षा 10 की अध्याय 4 सिंचाई की विधियां व जल निकास है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को शेयर करें। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख गया होगा या लैपटॉप स्क्रीन पर जिस पर आप देख रहे होंगे उसमें दिख गया होगा आपका अध्याय क्या है, 4 सिंचाई की विधियां व जल निकास है, हमारा चौथा अध्याय है। हम जल्द ही इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे, लास्ट दिसंबर तक में ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो है पीवाईक्यू और जो है आपका क्वेश्चन हर चैप्टर का हर अध्याय का क्वेश्चन करवाया जाएगा और मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे बच्चे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 2024-25 यूपी बोर्ड के लिए आपके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। और देरी करते नहीं हैं हम, तुरंत अपने पढ़ाई में ध्यान देते हैं। चलिए, पहला हमारा हेडिंग है सिंचाई की विधियाँ व जल निकास में पहली हमारी डेफिनेशन है, क्या है देखते हैं। बच्चों लिखा है कि विधियों का चयन बड़ी सिंचाई की विधियों का चयन बड़ी सावधानी से करना होता है। इन विधियों का प्रयोग करते समय भूमि की विशेषता, पानी की उपलब्धता, जल के गुण, नालियों की क्षमता, मौसम तथा बोई जाने वाली फसलों पर विशेष ध्यान देना होता है। क्या 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 किस किस चीज़ पर ध्यान देना होता है बच्चा, देखते हैं हम। पहला है हमारा कि जो है सिंचाई की विधियों का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई तरह से हम सींच सकते हैं अपने खेत को। मान लीजिए हमारा खेत है तो हम इसको कई तरह से सींच सकते हैं। एक हम छिड़काव विधि से, एक कटवा विधि कहते हैं जिसको हम, और थाला विधि भी होती है, क्योंकि जब पेड़ पौधों की बाग बगीचे में सिंचाई की जाती है तो रिंग मेथड, इंग्लिश में कहते हैं रिंग मेथड, इसी को हम इस तरह थाला बनाकर तो कई विधियों से की जाती है। तो सावधानी से, और क्या क्या चीज़ की सावधानी रखना चाहिए, समय, भूमि की विशेषता, पानी की उपलब्धता, पानी अगर हमारे पास है आवश्यकता से अधिक तो हम सिंचाई को सही तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास पानी का स्रोत कम है तो हम पानी को सिंचाई तो करेंगे, लेकिन ऐसी विधि को अपनाएंगे कि हमारा पानी जो है व्यर्थ न जाए, सिंचाई भी हमारी हो जाए। तो बच्चा क्या है कि भूमि की विशेषता, पानी की उपलब्धता, जल के गुण की, और नालियों की क्षमता के अनुसार, नालियाँ चौड़ी हैं लंबी है, हाँ इस तरह क्षमता के अनुसार, मौसम तथा बोई जाने वाली फसल, मौसम मौसम डिपेंड करता है। हमारे इसमें मौसम भी डिपेंड करता है। पता चले बरसात का सीजन है या बादल घिरे हुए, हम सिंचाई कर दिए तो हमारी सिंचाई व्यर्थ हो जाएगी अगर पानी बरस देगा। और क्या है, बोई जाने वाली फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब पता चले कि कम पानी चाहने वाली फसल है, हम उसमें सिंचाई करते जा रहे हैं, जैसे चना है, अरहर है, ये इनमें पानी नहीं, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, 1-2 सिंचाई से ही ये तैयार हो जाती हैं। अब हम सोचें कि इनमें 4 5 6 7 सिंचाई दे दें तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि फसल पर विशेष ध्यान देना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या है सिंचाई की विधियाँ निम्नलिखित है। टपक सिंचाई विधि, छिड़काव छिड़काव या बौछार विधि, भूमिगत सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन मेथड इस इंग्लिश में कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमारा पहला है टपक सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन मेथड। इस विधि का प्रयोग जलाभाव वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ड्रिप सिंचाई को सर्वप्रथम इजराइल में शुरू किया गया था।
इसे माइक्रो सिंचाई भी कहा जाता है। लवणीय जल वाले क्षेत्र में यह विधि कारगर सिद्ध होती है। इसमें पाइप द्वारा पौधों की आयु तथा मृदा की किस्म के अनुसार पानी को सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सभी पौधों के पास प्लास्टिक का पाइप लगा रहता है, जिससे आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति तथा उर्वरक की समान मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों, अगला है हमारा क्या है कि पौधों को पानी तथा उर्वरक एक साथ देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहा जाता है। देखिए भर टाइपिंग में अपने से हो गया। क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। किसको किसको? पौधों को पानी तथा उर्वरक हम साथ में क्या क्या देंगे? पानी देंगे। क्या क्या देंगे? पानी प्लस में क्या देंगे? उर्वरक। उर्वरक उर्वरक भी देंगे। साथ में हम पानी और उर्वरक देंगे। ठीक, साथ में हम पानी और उर्वरक देंगे तो इसी को हम फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिगेशन इसी को हम कहते हैं। अगला है इसी में है, इसमें शुरुआत से ही उर्वरक को जल के पाइप में डालते हैं। देखिए पहले जो पाइप होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं? उर्वरक को डाल देते हैं। इसमें उर्वरक समान रूप से पौधे तक पहुंचता है। जल के जड़ों तक पहुंचने में गुरुत्वाकर्षण और कैपिलैरिटी की संयुक्त शक्तियाँ कार्य करती हैं। इसका प्रयोग निम्न फसलों में किया जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा जो है पानी पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। क्या है? कौन कौन सी फसलें हैं? शाक भाजी में बैगन, प्याज, मटर, मिर्च, टमाटर, चुकंदर, आलू आदि। फूल में क्या क्या है? गुलाब, जैस्मिन, कारनेशन, गुलदावरी, जालीदार और फूल आदि जितने भी फूल आते हैं। फल क्या है? आंवला है, चीकू है, शरीफा है, पपीता है, अनार है, नाशपाती है, आड़ू है, सेब है, केला है, अमरूद है, अंगूर है, आम है। इतने फल में दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या क्या होते हैं? इस विधि से सिंचाई द्वारा जल का वाष्पीकरण लिखा है बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता है। ठीक, वाष्पीकरण होता है बच्चों। ये वशीकरण लिख गया है टाइपिंग में। और रिसाव नहीं होता, जिससे जल की बचत होती है तथा जल की न्यूनतम क्षति होती है, कम हानि होती है जल की। इसमें खारे पानी का भी उपयोग हो सकता है। जी हाँ, गंदी नालियों का पानी। इस विधि में खेत को समतल या मेड़ या नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे लागत कम आती। इसमें देखिए मेड़, नालियाँ इत्यादि हम नहीं बनाते इस विधि से, ड्रिप विधि से। अगले स्लाइड में, अगले पेज में इसका डायग्राम होगा, आपको दिखाऊंगा बच्चों। इस विधि द्वारा गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये है डायग्राम इसका। ड्रिप सिंचाई की हानियाँ कौन कौन सी? इसमें कुशल श्रमिकों एवं तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें पाइप बिछाने पर प्रारंभिक खर्च अधिक आता है। देखो भैया, ये पाइप है हमारा, ये इस तरह के हमारे ये पाइप हैं। ठीक, हमारे ये पाइप हैं ये, और यहाँ पर देख सकते हैं ये फुहारा टाइप निकलता है पानी, और ये हमारी हरी हरी ये हमारी फसलें हैं कुछ इस प्रकार से खेतों में। ये देखो, और यहाँ पर ये पानी जो निकल रहा है ना फुहारा टाइप में, इसी को हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक, टपकदार सिंचाई कहते हैं। और इसमें पानी की बचत भी होती है। देखिए डायग्राम बढ़िया है आपका। और आगे देखते हैं भैया क्या है। छिड़काव या बौछारी विधि। छिड़काव या बौछारी विधि, आपकी अगली हेडिंग छिड़काव या बौछारी विधि। इसमें क्या है? इसे फव्वारा विधि भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग रेतीली भूमियों, ढालू क्षेत्रों, ढलवां क्षेत्र, मृदा क्षरण या कटाव वाले क्षेत्रों में अधिक लाभकारी होता है। इसमें पानी वर्षा की तरह बौछार के रूप में गिरता है। इससे कम पानी से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई हो जाती है। इसमें पानी की
20 से 70% तक बचत होती है। इस विधि का उपयोग मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक लाभकारी होता है। पानी का छिड़काव दबाव के द्वारा छोटी नोजल में प्राप्त होता है। देख, छोटी सी नोजल लगी होती है उसी पाइप में, उसी नोजल में प्राप्त होता है। पाइपों और नोजलों में दबाव पंप द्वारा प्राप्त करते हैं। नोजल घूमने वाला या स्थिर दोनों हो सकता है, घूम घूम सकता है इस तरह। इस इधर को पानी फव्वारा फेंकता है तो घूम कर इधर को भी फेंकेगा, या फिर स्थिर कस दिए जाते हैं आपसे, नट बोल्ट भी लगे होंगे तो फिर उनको टाइट कर दिया जाता है तो फिर वो एक ही तरफ फेंकता है। ठीक, वर्तमान में यह विधि अधिकांशतः समतल क्षेत्रों में भी उपयोगी है। यह विधि मुख्यतः गेहूं, धान, मक्का आदि के लिए उपयोगी है। देखिए, ये अधिकतर ढालू भूमियों में होता है, क्योंकि ढालू भूमियाँ हमारी जो होती हैं तो क्या होती हैं कि इस तरह ढालू हमारी भूमि होती हैं तो उनमें जैसे यहाँ से हम पाइप से, बोरवेल से पाइप बिछा कर यहाँ से सींचे तो पानी बहकर यहाँ, और इसके साथ साथ जो हमारी फसलें होती हैं या बीज होता है वो भी बहकर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसी के जगह पर हम जब टपकदार सिंचाई विधि का या छिड़काव विधि का करते हैं तो उसमें इस तरह फव्वारादार होता है तो बहा नहीं पाता है। ठीक, तो ये हमारे लिए फ़ायदा होता है टपक विधि से सिंचाई करने के लिए। अगला क्या है? यहाँ छिड़काव विधि, छिड़काव सिंचाई के लाभ। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ हैं देखते हैं। इससे जल संरक्षण होता है एवं कम पानी से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई होती है। ठीक, इसमें से क्या होता है कि पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जल की लगभग 10 से 15% तक ही हानि होती है। देखिए, इसमें बहुत कम पानी जो है हमारा व्यर्थ होता है इस सिंचाई विधि से। इस विधि में भूमि सख्त नहीं होती। देखिए, जब हम सिंचाई करते हैं तो कोई कोई भूमि हमारी नीचे कठोर हो जाती है, लेकिन इस विधि से भूमि के हमारे जो ढेले कुछ इस प्रकार से होते हैं खेतों में, उबड़ खाबड़, तो क्या होते हैं, घुल जाते हैं, इसी में मिल जाते हैं। छिड़काव विधि से जल भराव की समस्या नहीं आती तथा बीज अंकुरण भी शीघ्रता से होता है। इस विधि में किसी भी प्रकार की भूमि पर सिंचाई संभव है। देखिए, उबड़ खाबड़ किसी भी प्रकार की भूमि हो इस विधि से सींचा जा सकता है, क्योंकि वो छिड़काव विधि होती है। जो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे बच्चों, तो वो लोग देखे होंगे गांव में अक्सर बोरवेलों में जाकर, या अपने खेतों में तो इतना जानते ही होंगे, तो आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो देख लेना। अभी जो है रबी की फसल चल रही है और जो है नवंबर दिसंबर जनवरी तक जो है पूरी इसमें रबी की फसल है, तो इसमें सिंचाई होती है पूरी जनवरी तक, तो आप देख लेंगे। नहीं देखा, अगर देखे हैं तो और अच्छी बात है। तो देखिए, और आगे हम देखते हैं इसमें क्या है कि छिड़काव और सिंचाई की हानियाँ। देखिए, इसमें से हानियाँ भी कुछ होती हैं। क्या क्या हानियाँ हैं? आरंभ में पाइप तथा अन्य संयंत्रों की खरीद पर व्यय अधिक आता है, जिससे यह विधि कम प्रचलित है। यह विधि महंगी तकनीक व संयंत्रों के कारण आम आदमी तक की पहुंच से दूर है। देखिए, आम आदमी इसको नहीं खरीद सकता, क्योंकि यह क्या है कि बहुत महंगा मिलता है ये सिस्टम पूरा। क्या है, इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, इसमें नोजल जो लगे होते हैं उसमें बारीक छिद्र होते हैं, तो उसमें ये नहीं कि जो है बालू और जो है आपका कांद और कीचड़ कुछ निकले, तो क्योंकि नहीं उसमें सट जाएगा तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाएगा और पाइप वगैरह फट जाएगा और हमारा बोरवेल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए इसमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है बढ़िया, ठीक ठाक। देखिए, इसमें अगले इसमें दक्षता व तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है इसमें, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं क्या है। भूमिगत सिंचाई विधि। देखिए, भूमिगत सिंचाई क्या है हमारी। भूमिगत सिंचाई विधियाँ प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार से होती हैं। देखिए, प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी है। प्राकृतिक, इसमें भूमिगत पाइप लाइन
ड्रेन या मोल ड्रेन का प्रयोग होता है। इसमें आधे 0.5 यानी आधा से 1 मीटर गहरी तथा 15 से 30 मीटर की दूरी पर खाई खोदकर पाइपलाइन को स्थापित किया जाता है। पानी कैपिलरी एक्शन द्वारा पौधों को उपलब्ध होता है। भूमि की बनावट एवं पौधों की जड़ की गहराई के अनुसार ही पानी की सतह बरकरार रखी जाती है। यह कम जल धारण क्षमता वाली भूमि में तथा औद्योगिक फसलों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। प्राकृतिक सिंचाई क्या है? इसी भूमिगत सिंचाई में प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से है? सिंचाई में नहर आदि का पानी नजदीक के किनारों से होकर हमेशा बाहर की ओर बहता रहता है, जिसका उपयोग पौधे जड़ों द्वारा ग्रहण करके करते हैं। ठीक, आगे है कृत्रिम विधि के अंतर्गत रंध्र पाइप को मूल क्षेत्र के नीचे आवश्यकता अनुसार उचित दूरी पर बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई विधि में बागानी फसलें आम, कटहल, लीची, फलदार वृक्ष आदि की सिंचाई होती है। देखिए, जो हमारी कृत्रिम सिंचाई होती है उसमें बागानी, जिसमें हमारे फल पेड़ पौधे लगे होते हैं बड़े बड़े, उन्हीं को इस विधि से सींचा जाता है भूमिगत सिंचाई। इससे लाभ क्या होते हैं? इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है जी। इससे इसमें क्या होता है? पानी की हानि कम होती है। इसका प्रयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इससे हानियाँ क्या है? यह विधि खर्चीली है तथा पाइप बिछाने में व्यय अधिक करना पड़ता है। यह विधि सभी स्थानों पर उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में इसमें लागत अधिक होता है। देखिए, हर जगह इस तरह नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि इसमें शुरू में जो है हमारी लागत जो होती है, हमारा खर्चा जो होता है, व्यय होता है, वो अधिक हो जाता है। आगे है हमारा, देखिए हम क्या आगे क्या पढ़ेंगे। हाँ बच्चा, जल निकास। जल निकास क्या होता है? अभी तक हमने जो अध्ययन किया वो सिंचाई पर किया था। अब हम जो है जल निकास पर अध्ययन करेंगे। जल निकास क्या होता है? आइए जल निकास पर अध्ययन करते हैं। क्या है जल निकास? का फसलों की वृद्धि व विकास हेतु भूमि की सतह अथवा उपसतह से अतिरिक्त पानी को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से बाहर निकालना ही जल निकास या निकास कहलाता है। अतिरिक्त पानी को हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं? अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जल निकास क्या है? मान लो कि हमने एक फसल लगाया, गेहूं है मान लो, रबी की फसल, उसमें हमने सिंचाई की और वह हमारे खेत में भरा है, पानी ज़्यादा है यानी आवश्यकता से ज़्यादा है, तो उस पानी को हम जब किसी इंजन या अब मजदूर लगाकर किसी भी प्रकार से उसको हम बाहर निकालते हैं, उस अनावश्यक पानी को बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहा जाता है। ठीक बच्चा, इसको हम बाहर निकालने, और वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा खेत मान लो ढालू है इस तरह से, मान लो कि ऊपर से नीचे को हमारा खेत क्या है, इस तरह से ढालू है, और हमने सींचा, वो ज़्यादा पानी हो गया, इस तरह से हमारी जुताई होती है खेतों की, तो मान लो ज़्यादा हो गया पानी, तो वह अपने से भी नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण, ढालूपन के कारण निकल जाएगा। इसी को हम प्राकृतिक रूप से कहेंगे जल निकास। और जो हमारी समतल खेत होते हैं बच्चा, जो हमारे क्या होते हैं, समतल खेत होते हैं, जैसे ये मान लो समतल खेत है, तो इसमें क्या है कि हमारा जब पानी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको बाहर निकालेंगे। इस तरह से बाहर जब निकालेंगे हम अपने स्वयं इंजन से या मजदूर लगा के या स्वयं, तो उस क्रिया को, अनावश्यक पानी को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए बच्चा। उम्मीद करता हूँ कि जल निकास की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो आगे पढ़ते हैं, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। देखिए, जल निकास की आवश्यकता क्या है? निम्नलिखित कारणों से जल निकासी की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? आर्द्र भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। सड़क, रेल, नहरों के द्वारा जलमार्गों के अवरुद्ध बाधित हो जाने पर जल निकास आवश्यक है। ऊंची भूमि जहां वर्षा या किन्हीं अन्य कारणों से जल जमाव हो जाता है, वहां भी जल निकास आवश्यक है। कुछ फसलें
अधिक पानी सहन नहीं करती। ऐसी जगह पर जल निकास की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ फसलें, मान लो चना है या मसूर की खेती हम लोग करते हैं, तो क्या है उसमें ऐसा तो है नहीं कि पानी भरा रहने देंगे। उसमें पानी की क्या होती है, आवश्यकता कम हो जाती है। तो इस तरह की फसलों से पानी निकालना वो ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक। अगला क्या है, जब पानी कम सहन करती हैं, लवणीय भूमि से हानिकारक लवणों को हटाने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। ठीक। आगे पढ़ते हैं बच्चा इसी क्रम में। हाँ, आ चुका है, देखिए आपके सामने अगली हेडिंग है, जल निकास से लाभ, सकारात्मक प्रभाव। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं जल निकास के, या जल निकास से हमें लाभ क्या होता है। पहला है, जल निकास के निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन। जल निकास से भूमि की आयु संरचना बढ़ जाती है, जिससे बीजों का अंकुरण व पौधों का समुचित विकास हो पाता है। इसके वायु संचरण यानी कि जल निकास करने से हमारा जो वायु है मिट्टी में प्रवेश करता है। रंध्रावकाश, आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया होगा रंध्रावकाश क्या होता है। भूमि जो हमारी मिट्टी या ढेलों पर, भूमि पर हमारी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं में जल और वायु को धारण करने की क्षमता होती है। इसी को हम रंध्रावकाश कहते हैं। तो क्या होता है, वायु संचरण दर बढ़ जाती है। रंध्रावकाश की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी को हम वायु संचरण कहते हैं। भविष्य में आने वाली फसलों को बोने में देरी नहीं होती जी, तथा खेत की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जितनी जल्दी खेत हमारा सूख जाएगा, उतनी जल्दी उसमें ओट आ जाएगी, अर्थात जोत आ जाएगी। हम उतनी ही जल्दी उसको जुताई बुआई करवा सकेंगे। उचित निकासी की व्यवस्था से मिट्टी के कटाव या संरक्षण की समस्या कम से कम आती है। देखिए, उचित निकासी की व्यवस्था से मिट्टी के कटाव या संरक्षण की समस्या कम से कम आती है। देखिए, उचित अगर हमारे पास जल निकासी, मान लो कि ज़्यादा ढालू नहीं है, तो मिट्टी हमारी कटेगी नहीं। अच्छा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो भूक्षरण नहीं होगा, हमारी जो है ज़मीन भी ठीक ठाक बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि फिर ज़मीन खराब हो जाएगी। अगला क्या है, जल जनित बीमारियों की समस्या। अगर जल भराव रहेगा बच्चा, तो उसमें से क्या फैलेगा, मच्छर, डेंगू होगा फिर, और जो है उसमें से मेढक रहेंगे, सर्प आएंगे, बहुत समस्याएं, बीमारियां भी आएंगी उसमें से। तो बच्चों, जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए हमें जल निकास करना चाहिए। और जल निकास करने से फिर ये समस्या नहीं आती, यही हमारे लिए लाभकारी होता है। भूमि का ताप क्रम बना रहता है, जिससे फसलें अच्छी वृद्धि करती हैं। हाँ, पानी निकालने से भूमि का तापमान सही बना रहता है। ठीक। अगली हेडिंग है हमारी बच्चों, मैं इसको इरेज कर दूं, थोड़ा इसको मिटा दूं, क्योंकि आप बाद में 2x करके देख सकते हैं वीडियो को, अर्थात स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और जो है आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको समझाने के बाद इसको इरेज कर देता हूँ। आराम से रोक रोक कर आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपकी परीक्षा इस बार नज़दीक है 2024-25 यूपी बोर्ड की। तो आप अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, आप जिस प्रकार से पढ़ सकें, आप जिस प्रकार से कंफर्टेबल हों बच्चों, तो उस प्रकार से आप शॉर्ट नोट भी बनाते चलिए, तो आपके लिए ठीक होगा। क्योंकि मैं जब लाइव सेशन आकर आपकी जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो और आप बताने में भी समर्थ रहें और आपको लगे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है, सर ने जो पढ़ाया है वो बहुत ठीक रहा हमारे लिए, तो शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा। और नहीं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर 2x में करके आराम से वीडियो 3-4 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक। ज़्यादा जो है टफ नहीं है ये टॉपिक हमारा, जो है कृषि विज्ञान। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपका उधर आगे जो फसलों से संबंधित है, उनमें कुछ थोड़ा बहुत है, तो उनको हम आराम से पढ़ेंगे, समझा समझा कर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, हम अपना जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी जो अगली हेडिंग है बच्चों, वो है जल निकास व न होने से हानियाँ या नकारात्मक प्रभाव क्या है। जल निकास के नकारात्मक प्रभाव, जल निकास न होने पर हमारी हानियाँ क्या हो सकती हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या है,
जल निकास न होने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ होती हैं बच्चा? पौधों की जड़ें पानी की तलाश में भूमि के नीचे बढ़ती जाती हैं, ठीक, जिससे पेड़ पौधों को खड़ा होने के लिए मजबूती मिलती है। परंतु जब ऊपरी सतह पर जल की प्राप्ति हो जाती है तथा जल भरा रहता है, तब जड़ें ऊपर ही फैलती हैं, जिससे पौधों को मजबूती नहीं मिल पाती है। लाभदायक जीवाणु सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। जल के जमाव में से मृदा का ताप गिर जाता है तथा कम ताप पर भूमि में बीजों के अंकुरण क्रियाशीलता घट जाती है। कम या अधिक ताप से फसलों का उत्पादन भी प्रभावित होता है। देखो क्या होता है कि कम ताप से या अधिक ताप से फसलों के उत्पादन में प्रभाव होता है। जी ठीक है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता मृदा के तापमान से प्रभावित होती है, इसलिए जल निकास की आवश्यकता होती है। बच्चों अगला है, चलिए बच्चों आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ यहीं पर। और कितने स्लाइड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बच्चों 11 पेजों पर है आपका आज का अध्याय। आराम से आप बढ़िया अध्ययन कर सकते हैं, 2-3 बार देख लेंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, सिलेबस को अगर आप देखना चाहते हैं 2024-25 यूपी बोर्ड कृषि विज्ञान का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और नहीं आप प्ले लिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बच्चों, क्योंकि हम जल्द ही, जैसे सिलेबस ख़त्म होगा आपका, जल्द ही हम आपके जो है क्वेश्चन करवाएंगे। 3-4 प्रकार के जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे बच्चों। और जो है मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे सेशन में। चलिए तब तक के लिए जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम जो है बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।